हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्यदून आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो पीसीएस के पेपर कंडक्ट कराता है, उसकी डेट जारी कर दी है, जिसमें कि हमारा जो लोअर पीसीएस है, वो 17 मई को होने वाला है और जो अपर पीसीएस है, वो 5 जुलाई को होने वाला है। आरओ एआरओ के जो एग्जाम है, वो इन्हीं के बीच में कराए जाने की बात की जा रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेटजी और सिलेबस डिस्कस किया था प्रिलिमिनरी एग्जाम का। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेंस का जो सिलेबस है उसका डिटेल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में बताया था कि हमने स्ट्रेटजी क्या बनाई है कि हम अपने जो भी टारगेट है उसको इस तरीके से अचीव करेंगे। सबसे पहले हमको सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, जो कि हमारा 20% प्रिपरेशन को कवर करता है। उसके बाद हमको बैठ के जितने भी पीवाईक्यूज लगा सकते हैं एज मैक्सिमम एज वी कैन, तो वहां पे हमको पीवाईक्यूज को लगाना है। और ये हमारा प्रिपरेशन का 50% कवर करा देता है। और रेस्ट जो हमारा 30% बचता है वो अदर सोर्सेज से आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सिलेबस है, लास्ट क्लास में हमने प्रिय का जो सिलेबस है उसको डिटेल रूप से एनालिसिस कर लिया था। और आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो मेंस एग्जामिनेशन का डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम पीवाईक्यूज लगाएंगे और फिर जो अदर सोर्सेज है उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में ये बताया था कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, अगर वो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं या जो भी एग्जाम है उनको तीन पार्ट में कंडक्ट कराते हैं। पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में हमने डिटेल से अच्छे से जान लिया है कि इसका सिलेबस क्या है, करने का क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने अच्छे से देख लिया है। तो आज हमारा जो फोकस है वो रहेगा मेंस एग्जामिनेशन पे। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो मोटी मोटी जानकारी है ये आपको पता ही है कि फर्स्ट पेपर जो होता है जनरल स्टडीज का होगा, 150 नंबर का होता है और 185 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 2 घंटे के लिए होता है। सेकंड पेपर सी सेट का होता है जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होता है, टोटल 150 नंबर का और 2 घंटे का ये भी पेपर होता है। इसी प्रकार से अब हम मेंस को जो आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसके सिलेबस का, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंस में जो पेपर है वो होते कौन कौन से हैं। तो जैसे जर्नलिस्ट हिंदी है, ये आपका पहला पेपर होता है। टोटल 8 पेपर होते हैं मेंस में। और इन 8 में से जो पहला पेपर है वो जनरल हिंदी का होगा, 150 नंबर का और 3 घंटे का टाइम होता है। सेकंड जो पेपर होगा वो एसए का होगा और ये भी 3 घंटे का होगा और 1.5 घंटे का टाइम होगा। मतलब अगर आप सीधी सी बात देखी जाए तो मोटा मोटा आपके 300 नंबर का जो लैंग्वेज है उससे क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है। फिर इसके बाद पेपर थर्ड से हमारे जनरल स्टडीज के पेपर शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पहला जो जनरल स्टडीज फर्स्ट है वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और ये 3 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का ये टोटल होता है। फिर जो फोर्थ पेपर है ये जनरल स्टडीज 2 का पेपर होता है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाती है। फिफ्थ जो पेपर होता है आपका ये जनरल स्टडीज थर्ड होता है। इसमें साइंस टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाती है। सेम मार्किंग यहाँ पे 2-200 की है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सिक्स्थ जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज 4 का, जिसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार से जो सेवंथ पेपर है वो जनरल स्टडीज फिफ्थ होता है। और जो एट्थ पेपर है ये जनरल स्टडीज सिक्स्थ होता है। और ये दोनों ही जो लास्ट के पेपर है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इट इज अबाउट द नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। तो आपको स्टेट की नॉलेज आनी चाहिए। 200 नंबर के दोनों ही पेपर होते हैं। टोटल अगर उत्तराखंड से ही देखो तो 400 नंबर के आपको उत्तराखंड से मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो
ये आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक बार सिलेबस से अच्छे तरीके से गो थ्रू करते हैं, तो जो मेंस के ये पेपर है, इसमें से 20% जो क्वेश्चन है, आप इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद जो लास्ट फेज आती है इस एग्जामिनेशन की, वो आपको पता ही है, इंटरव्यू होता है। थर्ड जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, थर्ड आपका जो एग्जामिनेशन है ये, और ये 150 मार्क्स का होता है। टोटल जो मेंस है वो आपका 1500 का होता है। 150 मार्क्स इसमें जब इंटरव्यू के ऐड हो जाते हैं, तो जो ग्रैंड टोटल है ये 1650 का हो जाता है। तो 1650 में से आपको अगर मेरिट में आना है, तो आप ये कोशिश करिए कि आपके जो मार्क्स है वो मिनिमम 900 या इससे ज्यादा रहे। ठीक। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं मेंस में, तो आपको मेरिट से कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक। आई होप आप ये हल्का सा जो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इन पेपरों का, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसके डिटेल एनालिसिस पर। तो मेंस का आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला, 8 पेपर होते हैं इसमें, और इन 8 पेपर्स को आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है। और इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा हिंदी का, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपके 150 में से 35% मार्क्स कंपलसरी आना होता है। मींस 53 नंबर आपके आने ही आने चाहिए, तभी जाके आपके जो रेस्ट 7 पेपर है वो चेक होंगे। अदरवाइज आपके आगे कॉपी चेक नहीं होती है। तो पहले वाला जो पेपर है उसको हल्के में नहीं लेना है। यू हैव टू बी फोकस अबाउट दैट। और हिंदी अगर आपकी वीक है, तो आपको हिंदी अच्छे से गो थ्रू करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस का डिस्कशन पहले पेपर के साथ, जो है हिंदी का। तो हिंदी का जो पेपर है इसका नाम क्या है? जनरल हिंदी पेपर नाम दिया गया है इसका। और इसमें सबसे पहले जो पूछा जाता है वो शब्द रचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्द रचना में क्या क्या है कि, और ये 15 नंबर के होते हैं। शब्द रचना से जो क्वेश्चन आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, संधि, समास, वचन, लिंग, व्याकरणिक जो कोटियां हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, अनुप्रयोग, वाच्य, परिवर्तन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सारा आपका टोटल 15 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसमें, वो है शब्द विवेक का। तो इसको अलग अलग खंड में बांटा गया है। तो सबसे पहले शब्द भेद के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किंतु भिन्नार्थक, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सारे जो क्वेश्चन है, ये आपके यहाँ से शब्द भेद से पूछे जाएंगे। और फिर इसका जो दूसरा पार्ट आता है शब्द विवेक से, उसमें होता है ये शब्द शुद्धि, कि आपको अशुद्धि दी जाएगी। कोई भी शब्द लिख दिया जाएगा, वाक्य लिख दिया जाएगा, अशुद्धि होगी उसमें, आपको प्योर वाक्य या शुद्ध वाक्य को चुनना है या लिखना है वहां पे। यहाँ पे चुनने वाला नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये भी आपके 15 नंबर का होता है। इसी प्रकार से तीसरा जो इसमें खंड क्वेश्चन आएगा, वो वाक्य रचना से आता है, कि वाक्य की रचना करें। तो रचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, परिवर्तन करते हैं तो सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। व्याकरण के आधार पर वाक्य में परिवर्तन, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य होता है, विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वाक्य शुद्धि करनी है इसमें भी, स्लोगन और लेखन, ये सारे जो है आपके वाक्य रचना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और 15 नंबर का ये भी पूछा जाता है। सेम जो आपके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, वो मुहावरों और लोकोक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मुहावरे छोटी क्लास में हमने पढ़ा है। तो मैंने बोला है कि हमारा जो ये सिलेबस है ना, ये सीधा 9 से आप लगा लो 12 तक का है। 9 टू 12 बेस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। और किताब NCERT इससे। तो मुहावरे और लोकोक्तियां 10 नंबर की ये पूछी जाएगी। पत्र लेखन जो है,
अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही पत्र आपको आने चाहिए। तो ये भी एक 15 नंबर के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जो सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन वो प्रतिवेदन से आता है, रिपोर्ट, जिसको आप रिपोर्ट भी बोलते हो, तो उसको हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं। वो आनी चाहिए। सरकारी है, गैर सरकारी कार्यालयों के लिए, विद्यालयों और संगठनों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रामाणिक विवरण तैयार करना, ये सारी जो है इस रिपोर्ट में आता है। दूसरा इसका पार्ट ये 10 नंबर का आएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रशासनिक शब्दों से रिलेटेड आएगा, उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। कोई भी आपको वर्ड दे दिया जाएगा कि जैसे पूछ दिया जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी एक प्रशासनिक जो टर्म है वो आपसे पूछी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट, और ये 10 नंबर के आते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बोधन से पूछा जाएगा। उसमें अपठित अनवंतरण ये अवतरण पूछे गए बोध प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, आपको ये आना चाहिए, ये भी 15 नंबर का होगा। फिर सार लेखन आता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया है उसका सार लिखना है, तो सार लेखन, सारांश या संक्षेपण जिसको भी बोलते हैं, ये भी 15 नंबर का आता है। मतलब नंबर तो भर भर के दिए जाएंगे आपको, बस तैयारी अच्छे से करनी है। फिर इसका जो विस्तृत लेखन है सार का, वो विस्तृत लेख है, निबंध है, प्रतिवेदन है, भाषण है, पत्र है, ये सभी विषय सामग्री को छोटा करके लगभग एक तिहाई रूप में लिखना होता है। मतलब अगर इतना बड़ा आपके पास कोई पैराग्राफ आ रहा है तो आपको इसका 1/3 पार्ट समरी के रूप में लिखना है। तो अगर ये इस तरीके से डिवाइड करें तो इतना सा पार्ट आपको समरी के रूप में लिखना होगा। फिर जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो पलवन से पूछा जाता है। इसमें जैसे प्रसिद्ध सूत्रों को पूछा जाएगा आपसे, वाक्यों को पूछा जाएगा, सूक्तियों, कहावतों, लोकोक्तियों, इन सब की व्याख्या और विस्तार करना होगा आपको, ये भी 10 नंबर का आएगा। फिर आपको एक दो पैराग्राफ आते हैं, एक हिंदी का अनुवंत पैराग्राफ आएगा, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हिंदी टू इंग्लिश। और जो 11वां होता है क्वेश्चन वो आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो 10-10 नंबर के ये पूछे जाते हैं। सोचो कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके हिंदी के पेपर में, इतना इजी पेपर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। बस आपको हिंदी की बेसिक्स जो ग्रामर है वो आनी चाहिए, और साथ ही यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे तो ये आपके हाथ से ये 20 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। 20 में से यू कैन गेट 15 मार्क्स एट लीस्ट, क्योंकि सीधा सीधा आपको कन्वर्ट करना है हिंदी को अंग्रेजी में और अंग्रेजी को हिंदी में रूपांतरित करना है। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको जो न्यूज़पेपर है एक एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। हिंदी का पढ़ो, इंग्लिश का भी पढ़ो। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उत्तराखंड में जो बच्चे हैं वो इंग्लिश से भागता है। ऐसा नहीं करना है, इंग्लिश से भागना नहीं है भाई। हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये कान खोल के सुन लें, इंग्लिश से भागना नहीं है। क्योंकि अगर इंग्लिश से आज भाग गए तो फिर ऐसा है कि अगर कल की डेट में आप कहीं अच्छी खासी पोस्ट पे बैठ भी गए तो वहां पे फिर खुद को तंज कसते रहोगे कि यार सामने वाली कोई पार्टी ऐसी आ गई जो अंग्रेजी में बात कर रही है, तो आप खुद को ही सेल्फ डाउट में और मतलब खुद ही क्या बोलते हैं वो, खुद को डिमोटिवेट करना वहां पे शुरू कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश कठिन नहीं है, आपको जस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, और जस्ट पढ़ना है, उसको याद नहीं करना है। यू गो थ्रू जस्ट रीडिंग। तो जैसे हिंदी हमने सीखी है उसी तरीके से इंग्लिश भी सीखी जाती है। ठीक, तो ये है हमारा पहला पेपर GS 1 का, जो कि है हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। और इसके बाद जो सेकंड पेपर आएगा वो है हमारा ऐसे का होता है। तो उसमें हमको देखना है कि ऐसे में क्या क्या पूछा जाता है। तो सेकंड पेपर हमारा जो है वो ऐसे का पेपर है। और ऐसे के पेपर में हमसे क्या आशा करी जाती है कि 3 घंटे का पेपर देंगे मैक्सिमम, ये भी 150
नंबर का होगा। तो जो ऐसे है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा जाता है, ए पार्ट में, बी पार्ट में और सी पार्ट में। और इन तीनों एक में जो पार्ट होते हैं इनमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, एक दो तीन चार। और इन चारों में से आपको एक पर ऐसे लिखना होता है। तो ए बी सी तीन सेक्शन है आपके पास। ऐसे आपका 700 से 800 वर्ड लिमिट का होना चाहिए। और आपको यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में दिए जाएंगे ऐसे। तो सबसे पहला जो सेक्शन ए है उसमें आपसे जो ऐसे पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाएगा, वो या तो लिटरेचर और कल्चर से पूछा जाएगा। आपको पहले ही तैयार करके जाना है कि हाँ मेरे को किस पे जो ऐसे है वो लिखना है। आप लिटरेचर पे लिख सकते हो कि हाँ भाई मैं लिटरेचर और कल्चर मुझे अच्छा लगता है, तो इस पे मैं पहले ही जो भी मटेरियल है वो अपना तैयार करके जाऊंगा। फिक्स दिया हुआ है आयोग ने कि आपको इस पर लिखना है। सोशल स्फेयर पे एक ऐसे आएगा, पॉलिटिकल स्फेयर पे एक ऐसे आएगा, इकोनॉमिक स्फेयर पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड स्पेसिफिकली टॉपिक दिए हुए हैं इन पे ऐसे आएंगे। तो आपको इनमें से कोई भी एक टॉपिक पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि आई एम गोइंग टू राइट ऑन दिस टॉपिक। और देखना फिर आपके जो मार्क्स है वो कैसे इंक्रीज होते हैं मेंस में। फिर जो सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में यहाँ पे हमारे पास किस टॉपिक से जो ऐसे है वो लिखने को आएंगे। साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मींस इन चारों में से जो पहले हमने पढ़ा है सेक्शन ए में, इनमें से आपको एक करना है। ठीक, यू हैव टू डू वन ऐसे। और सेक्शन बी में साइंस एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप पहले ही साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में रह रही होती है चीजें उनको अच्छे से देखना होगा। छोटे छोटे नोट्स बनाने होंगे, कीवर्ड्स को नोट करना होगा, जिससे कि आप एक अच्छा और शानदार ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट क्या क्या हो रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये आपको ग्लोबल स्टेज पे एक क्वेश्चन जो ऐसे है वो आप पूछा जाता है, ये इस पे लिख सकते हो आप। नेचुरल कैलेमिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेंगू, ड्रॉट, ये सारे जो है आप इस पे लिख सकते हैं। तो आपको कितना अच्छा यहाँ पे आयोग पहले ही सेटअप करके देता है कि भाई लोगों आपको इस पे ऐसे लिखना है। इससे बाहर आपको कहीं भी हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। और चौथा जो टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट पे। कोई एक नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट पूछा जाएगा। जैसे जी राम जी पे पूछ लिया। अब जिस जिसको पता है जी राम जी क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और जिनको नहीं पता है कि जी राम जी क्या है वो देखें कि जी राम जी है क्या। तो इस प्रकार से ये चार टॉपिक सेक्शन बी से पूछे जाएंगे और इन चार टॉपिकों में से भी आपको एक ऐसे लिखना है। फिर जो सेक्शन सी है, यहाँ पे आपके पास फिर से चार टॉपिक है जिनमें उत्तराखंड को फोकस में रख के पूछे जाएगा कि आपको एक ऐसे स्टेट के लेवल पे लिखना है। वो चाहे सोशल स्ट्रक्चर हो उत्तराखंड का उस पे कोई आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। हिस्ट्री एंड कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड, उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है भाई कि आपको पहले ही एक टॉपिक तैयार करना है। इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल सिनारियो ऑफ उत्तराखंड, उस पे पूछा जा सकता है। टूरिज्म माइग्रेशन पे उत्तराखंड का, इस पे एक टॉपिक, आपको एक टॉपिक कोई भी यार प्रिपेयर कर लो और लिख डालो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके बाद एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड में आपको पता ही है कि हर साल उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती है। तो कोई भी एक आपदा पे आप अच्छी खासी केस स्टडी बना लो और 700-800 वर्ड में उसको लिखो। एक बार नहीं 10 बार लिख लो। वही क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उसको 10 बार लिख लो, आप देखना वही एग्जाम में चिपका के आना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और एक क्वेश्चन फिर है, वुमेन एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड। और अगर अच्छा खासा टॉपिक चूज करना है तो वुमेन एम्पावरमेंट एक इमर्जिंग टॉपिक होता है, तो इस पे आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो टोटल ये 50 मार्क्स का होता है, ये भी 50 मार्क का होता है, और जो सेक्शन ए है वो भी 50 मार्क का होता है। तो इस तरीके से ये
पूरा जो पेपर है 150 नंबर का हो जाता है, और जो पेपर हमारा 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आयोग ने स्पेसिफिकली आपको दिया है कि भाई देखो, आपकी वर्ड लिमिट 700 से 800 के बीच में होनी चाहिए, और ईच सेक्शन 50 नंबर का होगा। ठीक। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपके पास फिर टाइम होता है, क्योंकि 3 ऐसे लिखने हैं। तो 3 ऐसे मतलब सीधा सा है, 1 घंटे में एक ऐसे, तो 1 हार 1 ऐसे। ठीक। तो 1 घंटे में एक ऐसे लिखना है, 3 घंटे में 3 ऐसे लिखने हैं। तो बहुत टाइम रहेगा, टाइम ऐसा रहेगा कि आप लिख के बैठ भी सकते हो। और मैं ये श्योर करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, इसका जो मेंस है मैंने दिया है। उस समय तक हमारा जो पैटर्न था वो अलग था। उस समय हिंदी और ऐसे जो था, हिंदी प्लस जो ऐसे पेपर है वो एक साथ होता था। मैंने 2023 23 का पेपर दिया है, उसमें हिंदी और ऐसे एक जैसा ही आता है। मतलब ये था कि 300 नंबर का आपका लैंग्वेज का पेपर होता था, तो हिंदी और ऐसे दोनों इसमें इंक्लूड होते थे। तो सोचो उस समय दोनों, हिंदी में ऐसे और हिंदी के पेपर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना था। और अब आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आपको अब ये जो 300 नंबर है, ये 150 इधर और 150 इधर, 3 घंटे और 3 घंटे, ये मतलब आपको एक पूरा दिन दिया गया है, 6 घंटे का टाइम है आपके पास। और हमारे पास कितना था? 3 घंटे का टाइम। वो आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको हाथ से मत जाने देना। अब यहाँ पे आपके पास 150 नंबर, 150 नंबर, 3 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है यार, बताओ। ये हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई। खैर, आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो इसको कैसे कैपिटलाइज करना है। ओके। तो इसके बाद चलते हैं, जो जीएस का दूसरा पेपर होता है, या ये जो पेपर 2 होता, पेपर 3 होता है हमारा, और यहाँ से पेपर 3 से हमारे जो पेपर है वो जीएस के शुरू हो जाएंगे। तो पहले जो पेपर 3 है, ये अब जनरल स्टडीज 1 का पेपर होता है। इसमें हमने देखा है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम वर्ड बाय वर्ड वर्ड जाने वाले हैं, हर एक सिलेबस का जो टॉपिक है उसके। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। तो 3 घंटे का आपके पास टाइम है, और 200 मार्क्स पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इंडियन कल्चर विल बी कवर सेलिएंट फीचर ऑफ द आर्ट एंड फॉर्म्स। तो आर्ट फॉर्म्स के जितने भी साइलेंट फीचर है वो कवर करना है आपको। लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशियंट और मॉडर्न टाइम्स में, एंशियंट टू मॉडर्न टाइम मतलब आर्ट एंड कल्चर आपको अच्छे से देखना है, पूरा इंडियन हिस्ट्री का। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल of the 18th century until the present, significant events and personalities, issues क्या क्या रहे हैं, ये आपको देखना है। तीसरा जो टॉपिक है वो रहता है फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, वेरियस स्टेज क्या थी इसकी, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसके हैं, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी आपको देखना है। फोर्थ जो रहता है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से आते हैं क्वेश्चन, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद किस तरीके से हमारा जो वर्तमान भारत है वो रूप ले पाया, और अलग अलग जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका एबोलिशन कैसे किया गया, एक यूनाइट यूनियन ऑफ इंडिया कैसे बनाया गया। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवेंट कौन कौन से हुए थे 18th सेंचुरी में, सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, रीड्रॉन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल फिलोसफीज कौन कौन सी आई है, कम्युनलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, इन सब का आपको ब्रीफ नॉलेज जरूरी है, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपको देखना है कि सोसाइटी पर इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता ही आता है, इम्पोर्टेंट है।
फिर नेक्स्ट जो आता है वो है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको बताना है वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के रोल क्या है। पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज क्या है हमारे। हम बोलते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट ये क्या एक्चुअल में स्किल्ड है? अगर स्किल्ड है तो ओके, अगर नहीं है तो ये डेमोग्राफिक क्राइसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। पॉवर्टी हमारे यहाँ पे इशू है, डेवलपमेंटल इशू है, अर्बनाइजेशन का इशू है, और इनके रेमेडीज क्या क्या है ये सारी हमको यहाँ पे मेंशन करनी होती है, आनी चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इनसे भी क्वेश्चन आएगा कि इंडियन सोसाइटी पे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है। तो सीधा सा आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अगर किसी को आता है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसी के साथ सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या है, और रीजनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, ये सारे जो टर्म है आपको पता है हमारे पॉलिटी में दिए हुए हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। साथ ही हिस्ट्री में भी है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बात हो रही है तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी के सेलिएंट फीचर कौन कौन से हैं उनको देखना है। Distribution of key natural resources across the world, including South Asia, Indian subcontinent में factor responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world, including India। तो यहाँ पे दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज लगी हुई है वो उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग आपको पता ही है किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील। तो ये उसका एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डालता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना भी पता होना चाहिए, जैसे अर्थक्वेक कैसे आते हैं, उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट है। सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, इन सब से जो भी ये न्यूज़ में अगर रहेगा ना कोई भी टॉपिक तो समझ लेना कि उससे क्वेश्चन आने वाला है। तो जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी है तो हाईली गबी, आपने अभी देखा होगा कि हाईली गब्बी जो वॉल्केनो था ये एक न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कि ये कौन से कंट्री में था। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी कंट्री में हाई लिगबी जो रिसेंटली न्यूज़ में था ये कहाँ का है। इसी प्रकार से ज्योग्राफिकल फीचर और उनके लोकेशन पूछी जा सकती है। क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी होगी। ओके, इसके बाद फिर हमारा जो पेपर है वो पहला पेपर जीएस का खत्म होता है। देन वी आर गोइंग टू जंप इनटू सेकंड पेपर ऑफ जनरल स्टडीज जो पेपर 4 है। तो जनरल स्टडीज का जो सेकंड पेपर है उसमें गवर्नेंस पूछी जाएगी आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या देखना है, हिस्टोरिकल अंडर पाइनिंग क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इवोल्यूशन क्या हुआ, फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस फॉर द फेडरल फीचर क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, फिनांस ऑफ लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। तो ये सारा आपको देखना है कि इनसे क्वेश्चन आएंगे, वो चाहे लोकल लेवल की आपकी गवर्नेंस हो, पंचायती राज से बात हो रही है यहाँ पे। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर आपको पता ही है, तीन जगह हमने देखा था, कहाँ पे, जुडिशरी में, एग्जेक्टिव में और लेजिस्लेचर में। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखना है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मैच खा रहा है,
यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर रहा है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कुछ लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हमने कुछ लिया है, जापान से कुछ लिया है, साउथ कोरिया से साउथ कोरिया नहीं, साउथ अफ्रीका से कुछ लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया है। ये सारी चीजें हमको कंपेयर करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की विद अदर नेशन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात आ जाएगी। स्ट्रक्चर क्या है इनका, फंक्शनिंग कैसे करती है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, पावर एंड प्रिविलेजेस क्या है इनके, इश्यूज अराइजेस आउट ऑफ दिस, ये सारा आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी का डिटेल से आप पे आपसे पूछा जाएगा। माइनॉरिटीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो माइनॉरिटीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको आना चाहिए। प्रेशर ग्रुप्स क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। सेलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो आता है, आरपीए एक्ट, इसके सेलेंट फीचर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैंडिडेट्स है जो हम चुन के भेजते हैं एमपी एमएलए, उनके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं है, बट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है इसमें बताया जाता है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, डिस एलिजिबिलिटी मतलब उनको हटाना है तो क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो ये सारे यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वीपी, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो हो गए, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इनकी पावर क्या है, फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो भी सारी देखनी है। जैसे इलेक्शन कमीशन है, फिनांस कमीशन है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेटूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। तो यहाँ पे स्टेटूटरी जो क्या होती है, जो एक स्टैट्यूट के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है, ठीक, मतलब लॉ लाया है और लॉ के द्वारा इसको स्टेब्लिश करा है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज जो रेगुलेट करती है, जैसे आरबीआई है तो वो रेगुलेशन का काम करता है ना, तो रेगुलेटरी बॉडीज वो ऐसी कौन कौन से, उनके बारे में जानना है। क्वाशी जुडिशियल बॉडीज क्या होती है, क्वाशी जुडिशियल बॉडी मींस ऐसी बॉडी जिसके पास जुडिशियल पावर भी होती है और एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, मींस ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच क्या है, तो इसको खड़ी जुडिशियल बॉडी बोला जाता है, जिसको पूरी तरीके से जुडिशरी भी नहीं मान सकते और पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव नहीं मान सकते। जैसे इसका जो ह्यूमन राइट कमीशन जो होते हैं ना हमारे, वो खासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करते हैं। या एससी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आयोग होते हैं वो भी यहाँ पे क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करते हैं, मीन्स ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ठीक। ये सारे तो इस तरीके से ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं मेंस में। इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दियर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको पूछ दिया जाएगा किसी भी स्कीम के बारे में कि बताओ भाई, जो स्मार्ट सिटीज था वो कहाँ कितना उसने अचीव करा, क्या उसका वो है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, स्मार्ट सिटीज में जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब तो जो नई नई स्कीम्स आ रही है कि भाई हमको 2047 तक डेवलपिंग कंट्री होना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो इसके लिए भारत का रोड मैप कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इवन कि ये टॉपिक तो आपके लिए ऐसे में भी काम आएगा, ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये सारे आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी है, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ these स्कीम्स कैसा है, मैकेनिज्म, लॉस, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ these वल्नरेबल सेक्शंस। तो ये सारा आपको, ये जैसे मैंने बोला इनके लिए जो ये एस सी एस टी ओबीसी के जो
कमीशन बने होते हैं, वो यहाँ पे उनके वल्नरेबल सेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। Important aspects of governance, transparency, accountability, e-governance, applications, models, success limitations, potential citizen charter, transparency, accountability, institutional and other measures क्या है। ये सारे जो टॉपिक है, ये ऐसे मत समझना कि अब वास्ट लग रहा है सिलेबस। है, यूपीएससी का सिलेबस या ये उत्तराखंड पीसीएस के जो सिलेबस होते हैं वो वास्ट होते हैं, बट ये जस्ट देखने में हाथी के दांत है। जब इसको आप अच्छे से देखोगे तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जा सकता है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो यहाँ पे हमारे इंडिया है और इंडिया के नेबरहुड के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, जो कि बिल्कुल भी बेकार है। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ और मालदीव के साथ, ये सारे हमारे जो इधर म्यांमार है उनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो कैसे हैं। ठीक, ये आपको देखना है। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इन इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये आपको देखना है। Effect of policies and politics of the developing countries in India, India's interest, Indian diaspora, तो हमारा जो डायस्पोरा है उसका इंडियन डेवलपमेंट में क्या उनका इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें पूछा जाता है। डायस्पोरा से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी होती है। तो ये था हमारा जो जीएस पेपर 2 है। तो जीएस पेपर 2, और ये जीएस पेपर 2 जो होता है ये पेपर 4 होता है। इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट पेपर 5, जो कि जनरल स्टडीज 3 का पेपर है। और इसमें हमको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी में इशू क्या है, प्लानिंग क्या है, मोबिलाइजेशन क्या होता है, रिसोर्स क्या है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, इसके इशू क्या क्या हो सकते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ, जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो इसमें जो लास्ट माइल पे जो लोग हैं उनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। तो गांव के दूर दराज के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं, उनको भी आपको नेशनल डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है उससे किस तरीके से जोड़ना है। गवर्नमेंट बजटिंग कैसी होती है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी अब हमारा जो बजट है वो आने ही वाला है। 1 फेब को आता है ना हमारा बजट, तो ये अब आने वाला है 1-2 दिन में ही। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट में हमारे इरिगेशन सिस्टम क्या है, ये आपको बताना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स क्या है, टेक्नोलॉजी इन फार्म सेक्टर कितना बड़ा है, ये सारा आना चाहिए। इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है ये यहाँ पे पूछा जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, लिमिटेशंस, रिमैपिंग, इश्यूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक एनिमल रियरिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाएगी क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आपको घबराना नहीं है, हम इसके भी सारे जितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं एक एक डिटेल से करेंगे, बट पहले हम प्रिलिमिनरी पे फोकस करेंगे। फिर भी हमको गो थ्रू तो करना ही है। फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड देयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इनका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया,
भाई जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम चलता था पहले, तो लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी। तो उस लैंड होल्डिंग को लैंड सीलिंग एक्ट से या भूदान जो मूवमेंट हुआ था उससे अलग अलग, और शेड्यूल जो 9 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें अलग अलग लॉज बनाए गए हैं कि भाई लैंड रिफॉर्म किस तरीके से किया जाएगा। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देयर इफेक्ट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन मतलब एलपीजी जो हमने करा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उससे क्वेश्चन आ सकता है। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने नए जो इंडस्ट्रियल लॉज है उसको लाने की बात कर रही है। तो उन लॉज को आपको अच्छे से आना चाहिए। वो कोड है, कोड नाम दिया गया है उनको अब। तो न्यू कोड्स कौन कौन से आए, लेबर कोड जिसको बोलते हैं, तो लेबर कोड नए जो आए हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारा जो है इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन्वेस्टमेंट मॉडल है, ठीक, तो उनसे क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, पीपीपी मोड पे जाना चाहिए या बिजनेस टू बिजनेस मोड पे जाना चाहिए या बिजनेस टू कस्टमर पे, ये सारे आपको देखना होता है। फिर साइंस टेक से क्वेश्चन आते हैं। साइंस टेक मोस्टली आपका करंट अफेयर से प्रेरित होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उससे आएंगे। तो डेवलपमेंट एंड दियर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पूछ दिया जाएगा कि भाई हमारे जो अचीवमेंट्स वो कौन कौन से हैं, तो कि हम मार्च पे भी गए हैं, लूनार पे तो हमारे मिशन 2-3 चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसरो हमारा किस तरीके से जो है वो बड़े बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, ये हमको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना बढ़ा रहा है। बायोटेक में हमारे क्या क्या जो, जैसे हमने कोविड 19 हुआ था, उसकी हमने खुद ही वैक्सीन बनाई थी। तो वो सारे आपका एक साइंस टेक का इमर्जिंग टॉपिक है। नैनो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से इंडिया जो वो है टेक्नोलॉजी उसको हार्नेस कर रहा है। और रिसेंटली अब जो एआई है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, या इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है, आगे है पीछे है, देखना होता है आपको ये सारा चीज। तो टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो न्यू टेक्नोलॉजी में जैसे हम एआई की बात कर रहे हैं, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन एक आना ही आना है, इसका यूज और इसका मिसयूज। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा एआई से, 100% गारंटी, मेंस में लिखने को आएगा। अवेयरनेस इन फील्ड, आईटी, स्पेस कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आपके वो, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इनसे क्वेश्चन आते हैं। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो भाई हॉट टॉपिक रहता है ये हमेशा इंडिया में। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म से बात है, नक्सलिज्म की बात करी जा रही है कि इंडिया में नक्सलिज्म चलता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है, तो क्यों ये एक्सट्रीमिज्म का जो डेवलपमेंट है ये होता रहता है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, तो यहाँ पे अब यहाँ से जो है इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है हमारी। तो एक्सटर्नल स्टेट्स जैसे हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर, ये कौन है? एक्सटर्नल स्टेट जैसे चाइना है, वो इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरवीन करता रहेगा। पाकिस्तान है, वो भी वही है ना, उसकी पॉलिसी, कट इंडिया बाय 1000 कट्स, सॉरी, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, मतलब अगर हम इंडिया को डायरेक्टली नहीं डिफीट कर पा रहे हैं तो हम 1000 कट मारेंगे इंडिया में और उसको ब्लीड करेंगे। तो इस प्रकार की पॉलिसी रहती है स्टेट एक्टर की। नॉन स्टेट एक्टर कौन कौन से हैं भाई? टेररिज्म वगैरह, ये नॉन स्टेट एक्टर में होते हैं। चैलेंज क्या है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को, ये हमको देखना है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, भाई अब तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, तो उससे निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो अभी जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी जो इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसकी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था। क्यों? क्योंकि वो स्पूपिंग कर रहे थे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की।
तो ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया साइट्स का सही इस्तेमाल हो, उसका मिसयूज़ ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिक ऑफ साइबर है उसकी सिक्योरिटी, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है एंड इसका प्रिवेंशन क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग मतलब क्या है, धुलाई करना है। धुलाई करके आपको कपड़े साफ करने हैं, तो वही है मनी लॉन्ड्रिंग भी। एक ऐसा पैसा आ रहा है उस लॉन्ड्री में जो कि ब्लैक है, और उसको मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वाइट किया जाता है। क्या होता है बाकी डिटेल में मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, उनके मैनेजमेंट के, बॉर्डर एरियाज हमारे, लिंकेज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड अदर टेररिज्म, ये सारी चीजें हमको देखनी है। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट से इश्यूज है बॉर्डर के, आपको पता है कि फेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से अक्सर हमारा बॉर्डर में घुसपैठ की जो घटना है वो घटित होती रहती है। सेम चीज है हमारा, क्योंकि जब जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारा जो बॉर्डर है वो पोरस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो रिवर्स है वो फ्लो होती है। तो इन रिवर पे फेंसिंग करना कठिन है, तो लोग इधर से इजीली आते रहते हैं हमारी कंट्री में। इसी के साथ पाकिस्तान अलग टैक्टिक्स अपनाता है, उनके साथ फेंसिंग करी हुई है, फिर भी भाई ड्यू टू geological and physical challenges, there are also certain places from where terrorist enters in जम्मू कश्मीर। तो उन सारी चीज़ों को हमको देखना है, क्योंकि ये सब हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज, देयर मैंडेट, ये आपको आना चाहिए। जैसे कि भाई हमारे पास तीन तो जो मिलिट्री है, जैसे एयरफोर्स और प्रॉपर आर्मी, और तीसरा आपका नेवी, ये रहती है। इसके अलावा हमारे पास जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसमें सीएपीएफ होती है। सीएपीएफ फिर अलग अलग, जिसमें सीआईएसएफ होती है। सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सीएपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ तो बोल दिया मैंने, और आईटीबीपी हो गई, सीआरपीएफ हो गई। ये सारी आपकी मतलब अर्ध सैनिक बल जो हम बोलते हैं, ये उस तरीके की फोर्स आती है। फिर कोस्ट गार्ड भी होते हैं, हमने नेवी को जो सपोर्ट करते हैं ओशन में, वो कोस्ट गार्ड होते हैं। इस तरीके की जो एजेंसीज है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये था हमारा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और पेपर, जीएस थर्ड पेपर से रिलेटेड। और इसके बाद जो हमारे पास पेपर आएगा वो होता है पेपर सिक्स्थ, और जीएस पेपर 4। ये एथिक्स और इंटीग्रिटी से रिलेटेड पेपर है। तो इसमें आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पेपर बहुत ही इजी होता है, मार्क्स यहाँ पे बहुत अच्छे आते हैं अगर आपको डेफिनेशंस वगैरह पता है अच्छे से। और साथ ही यहाँ पे आपका ब्रेन चेक होता है, आपकी थिंकिंग चेक होती है कि किस तरीके से आपके जो थॉट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखा जाता है कि आप एक एथिकल पर्सन हो या नहीं हो, आपकी इंटीग्रिटी क्या बोलती है वो यहाँ पे चेक हो जाती है। तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू द कैंडिडेट एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटेड टू इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आएंगे। प्रोबिटी से इन पब्लिक लाइफ, तो आपको बताना है प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए वेरियस इश्यूज से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, जो भी आपको, अगर कल की डेट में आप एसडीएम बन गए या डीएम बन गए, तो उस पोस्ट पे बैठे हुए आपके पास वेरियस चैलेंजेस आएंगे। तो उन चैलेंजेस से आप किस तरीके से डील करेंगे, तो उनके लिए आपको डीलिंग विद द सोसाइटी, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडीज अप्रोच टू डिटरमाइन दीस एस्पेक्ट्स, तो इसमें आपको केस स्टडीज बार बार देनी होती है, ठीक। यहाँ पे आपका केस स्टडी से मतलब केस क्या है, एग्जांपल देना है आपको कि यहाँ पे एक ऐसा सिविल सर्वेंट ऐसा था, उसने ये काम किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। या अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं ये करता, ठीक। फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल कवर्ड, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनहेंस डिटर्मिनेट एंड consequences of ethics in human actions, dimension of ethics,
एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, ये आपको आने चाहिए कि महात्मा गांधी की जो टीचिंग्स है वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की टीचिंग क्या है, बाबा अम्बेडकर की टीचिंग्स क्या है, ये सारी जो टीचिंग्स है ये आपको आनी चाहिए। रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स किस तरीके से रोल निभाते हैं सोसाइटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड उनकी वैल्यू क्या है हमारी सोसाइटी में। फिर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमने देखे अलग अलग टॉपिक, यहाँ वैल्यू से क्वेश्चन आ जाते हैं, ह्यूमन वैल्यू से। यहाँ पे आपके एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन with through and behavior, moral and political attitude, social influence and persuasion, ये आपके एटीट्यूड में दिखता है। इसी के साथ आपका जो एटीट्यूड है वो फाउंडेशनल वैल्यूज सिविल सर्विसेज का स्टोन होता है, और इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, public service, empathy, tolerance, compassion towards the weaker section, ये सारे जितने भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है ना, आपको एक काम करना है, इन सब का कुछ नहीं करना है, जस्ट इनकी डेफिनेशन लिख लेनी है। अगर आपने डेफिनेशन लिख ली ना, तो एथिक्स के पेपर के जितने भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रिटी क्या है, ठीक, ये इसकी आप वैल्यूज क्या होती है, तो वैल्यूज की आपने डेफिनेशन लिख ली। पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, डेडिकेशन की क्या आप लिख सकते हो, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन क्या होता है, और वीकर सेक्शन के लिए तो चलो वो करेंगे ही, बट ये जो टर्म है अपने आप में, ये इनकी अगर डेफिनेशन पता है ना, तो आप उसके बाद कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। पहला डेफिनेशन आना जरूरी है। फिर आपके पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, दियर यूटिलाइजेशन इन एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ये आपको पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो मोरल फिलोसफर और थिंकर्स इसमें जैसे गौतम बुद्ध की फिलोसफी आ सकती है, ठीक है, और गौतम बुद्ध के अलावा महावीर स्वामी की आ सकती है, और भी जो भी हमारे फिलोसफर हुए हैं, थिंकर्स हुए हैं, उनकी हमारे पास यहाँ पे या दुनिया में जो भी है उनके बारे में आना चाहिए, उनकी फिलोसफी क्या है। कार्ल मार्क्स की पूछी जा सकती है, कांट की पूछी जा सकती है। पब्लिक सर्विस वैल्यूज इन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेटस एंड प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न्स डायलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉ, रूल, रेगुलेशंस एंड कॉन्शियस ऑफ सोर्स एथिक्स गाइडेंस, guidance, accountability, ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relation and funding corporate governance, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक क्या है, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ये सारे आपको एथिकल इशू फेस करने होते हैं। तो अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो आपके सामने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रियल लाइफ में भी आपको इनको जब बन जाओगे आपको फेस करना पड़ेगा। सिटीजन चार्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होता है। क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विसेज की डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आप करप्शन तो नहीं करते हो बैठ के, ये सारी चीजें वहां पे काउंट होती है। और लास्ट इसका जो टॉपिक होता है वो होता है केस स्टडीज। आपको तीन चार केस स्टडीज आती है, उसमें आपको एज अ ऑथोरिटी बनाया जाएगा, आपको चाहे डीएम बनाया जाए, एसडीएम बनाया जाए, या एनडीआरएफ का चीफ बनाया जाए, कुछ भी आपको बना सकते हैं। तो आपको उन इशू एक सिचुएशन में डाल दिया जाएगा कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो आप क्या करोगे, तो वो उसके बारे में आपको अलग अलग केस स्टडीज लिखनी है। मैं ये केस स्टडीज भी सारी डिटेल से कराऊंगा, बट शर्त है कि आप सभी को जुड़ा रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू गोना मिस इट।
ओके, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। तो जो नेक्स्ट पेपर है ये हमारा जनरल स्टडीज 7-5 का पेपर होता है, 7th पेपर है ये हमारा, और नॉलेज ऑफ उत्तराखंड से रिलेटेड होगा। टाइम वही है 3 घंटे और नंबर वही 200। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको क्या आना चाहिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ उत्तराखंड, एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, कुणिन द अदर डायनेस्टी, कत्यूरी डायनेस्टी, परमार पंवार डायनेस्टी गढ़वाल, उनका रोल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी इकोनॉमी, चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं, उनका रोल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, गोरखा इन्वेजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड। मतलब यहाँ पे उत्तराखंड का आपको पता है, क्योंकि एक छोटा सा राज्य है हमारा, तो इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, छोटा सा ही है। तो प्री और मेंस में लगभग लगभग सेम ही सिलेबस रहता है। इसके बाद ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी उत्तराखंड में ब्रिटिश रूल आता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो एक चेंज होता है, पावर का शिफ्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका क्या होता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करते थे अंग्रेज, इकोनॉमी एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम कैसा था इनके टाइम पे, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर जर्नलिज्म इन उत्तराखंड। तो वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में जो भी आपके न्यूज़पेपर या मीडिया आपका प्रिंट होता था उस समय, उसका क्या रोल था। इसी प्रकार से ठेरी स्टेट्स रूल जो है वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सोसाइटी इकोनॉमी, रिलीजन एंड कल्चर, नेशनल मूवमेंट, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड, मर्जर ऑफ टेरी स्टेट, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए उत्तराखंड के बारे में। पॉपुलर मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड, इनसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे सीधा सीधा। तो पॉपुलर मूवमेंट जैसे कुली बेगार आंदोलन हुआ था, ढोलापाल की मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट हुआ है, एंटी लिकर मूवमेंट हुआ है, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ उत्तराखंड, इन सब से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंटी प्रिंसली टेरी स्टेट मतलब जिसमें कि श्रीदेव सुमन जो है उनका रोल क्या था वो देखना है। मूवमेंट ऑफ सेपरेट उत्तराखंड स्टेट, फिर इसके बाद जब हमको यूपी के साथ अलाइन किया गया था तो 2000 में हमारा स्टेट बनता है। तो उसका मूवमेंट किस तरीके से चला, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उसके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड से क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का फैमिली सिस्टम क्या है, मैरिज सिस्टम क्या है, किनशिप सिस्टम क्या है उत्तराखंड में, ये आपको आना चाहिए। कास्ट सिस्टम एंड कास्ट मोबिलिटी इन उत्तराखंड ये किस तरीके से काम करती है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस इन उत्तराखंड, उनका क्या लेना देना है। साथ ही रूरल पावर स्ट्रक्चर क्या है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन उत्तराखंड कितना हुआ है, कितना होना बाकी है, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, क्राफ्ट, प्रोमिनेंट फोक सिंगर्स और फोक आर्टिस्ट ऑफ उत्तराखंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, प्रिंटिंग, कस्टम्स, फूड हैबिट्स, रिलीजियस स्पेस, टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि चार धाम यहीं पे है। और फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड, डायलेक्ट्स क्या है हमारे, क्राफ्ट ऑफ उत्तराखंड, ये सारे आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड में। ठीक, पहले पेपर में उत्तराखंड का पहला पेपर, मतलब ये अगर यूपीएससी का पेपर दे रहे हो आप तो ऑप्शनल मान लो अपना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, उत्तराखंड आपको देना ही देना है। तो ये ऑप्शनल पेपर के तौर पे आप उत्तराखंड को देखो, अब सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम इन उत्तराखंड, पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, रीजनल पार्टीज क्या है, प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये सारा आपको देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है उत्तराखंड का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कैबिनेट, डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक आयुक्त, स्टेट विलेज एजेंसीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन उत्तराखंड किस तरीके से काम करती है, उसका नेचर, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तराखंड काम किस तरीके से कर रहे हैं, करते नहीं करते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन,
पब्लिक पॉलिसी इन उत्तराखंड ये आपको देखना है। गुड गवर्नेंस क्या होता है, सिटीजन चार्टर यहाँ पे भी देखना होता है, ई गवर्नेंस यहाँ पे भी देखना होता है। मतलब जीएस तो क्लियर आपस में करेगी। उत्तराखंड के जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो अलग रहेंगे, बाकी जीएस तो सेम ही रहेगी हर जगह के लिए। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये हमने अभी देखा है एथिक्स में। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, लोकपाल लोकायुक्त का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू सर्विस है, वुमेन एम्पावरमेंट, मनरेगा, अब ये जी राम जी हो गया, सोल्जर है, वेलफेयर ऑफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्सेट्रा, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। इम्पोर्टेंट आयोग इन उत्तराखंड, तो अलग अलग जो आयोग है उत्तराखंड में उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको करंट इवेंट से भी अपडेट होना चाहिए, उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड जो भी करंट इवेंट है वो भी यहाँ से आपसे पूछा जाता है। ओके, तो ये है हमारा पेपर जीएस का सिक्स्थ है, यस, और पेपर 7, पेपर 5, जीएस पेपर 5 है और ओवरऑल पेपर 7 है। ओके, इसके बाद जो लास्ट पेपर हमारा आता है पेपर 8, वो भी है उत्तराखंड का ही, और जनरल स्टडीज 6 इसको बोलते हैं। तो इसमें भी स्टेट की नॉलेज पूछी जाएगी और यहाँ पे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव पूछा जाता है। पहला टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। इसमें आपको लोकेशन, एक्सटेंड एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है उन पॉइंट्स की, स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, ग्लेशियर, लेक एंड क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेस जैसे फॉरेस्ट है, वाटर है, मिनरल्स, लैंड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, एयर, ये सारा उत्तराखंड के बारे में आपको मोटा मोटा जानना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चर्चा का विषय रहते हैं। वाटर स्केर्सिटी एंड देयर सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। टूरिज्म इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है। नेशनल पार्क्स उत्तराखंड के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किस तरीके से काम करती है, क्या उनका प्रोटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। पॉपुलेशन आती है, ग्रोथ रेट क्या है हमारी, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन पैटर्न क्या है उत्तराखंड के, प्रॉब्लम और इसकी सॉल्यूशन क्या है, रूरल सेटलमेंट टाइप एंड पैटर्न क्या है, अर्बनाइजेशन एंड सिटीज, स्मार्ट सिटी, ट्राइबल हैबिटाट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारा आपको उत्तराखंड के लेवल पे देखना है ज्योग्राफी में। इसके बाद आपसे इकोनॉमिक उत्तराखंड भी पूछी जाएगी, तो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसमें क्या है, उसमें आपसे मेन फीचर क्या पूछे जाएंगे, स्टेट इकोनॉमी के नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ स्टेट, डेमो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड इट्स कंपोनेंट, पर कैपिटा इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, टूरिज्म एक्सेट्रा, ये आपको इकोनॉमी में भी देखना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उत्तराखंड का, ये आपको देखना है। इसमें एमएसएमईज और उनके लिए पॉलिसीज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, कॉटेज, ये सारी। इसके साथ ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, आपकी इन्वेस्टमेंट सिनारियो क्या है, प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिकल, रोड, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड में। अब एक और इसमें ऐड कर दो, रोपवे, रोपवे भी आ रहा है ना कि भाई हम लंबे लंबे रोपवे बना रहे हैं, तो उससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम या टूरिज्म को किस तरीके से बेनिफिट होने वाला। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उत्तराखंड के, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनके बारे में जानना है। इकोनॉमिक प्लानिंग उत्तराखंड की पॉलिसीज कैसी है, स्टेट एनुअल प्लान क्या रहता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, स्कीम्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज को कितनी पावर दी जा रही है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड देखनी है। इसी के साथ पब्लिक फाइनेंस में रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, स्टेट टैक्स क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उत्तराखंड बजट, ये आपको लोकल लेवल पे देखना होगा। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है उत्तराखंड की, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा कि उत्तराखंड की मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है।
ठीक है। स्टेट में पॉवर्टी, माइग्रेशन, नेचुरल डिजास्टर, ये सबसे बड़े इश्यूज है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इनसे सीधे सीधे ये एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी आप यहाँ से पूछे जा सकते हैं आयोग के द्वारा। वेलफेयर प्रोग्राम क्या चलाए जा रहे हैं यूथ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स है क्या नहीं है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, मनरेगा जी, राम जी, फूड, सिविल सर्विस सप्लाई, सोल्जर्स वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन, ये सारा चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डिजास्टर्स नेचुरल क्या है, डिजास्टर्स का टाइप्स क्या है, डिजास्टर्स के इफेक्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये आपको आना चाहिए। एफर्ट्स टू रिड्यूस इट, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। डेन्यूडेशन क्या होता है, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, ये तो आपको पता ही है, उत्तराखंड की एक प्रोमिनेंट सिचुएशन है। और फॉरेस्ट फायर भी उत्तराखंड की हमेशा चर्चा में रहती है। ड्रॉट, एवलांचेस भी उत्तराखंड में आते हैं। डिफिकल्टीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ठीक है, इनका क्या उत्तराखंड में रोल है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो होती है, रैपिड फोर्स है, रिस्पांस फोर्स जो भी होती है, या स्टेट पे भी होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये डिटेल में आपको पढ़ना है, 2005 में आता है। इसके थ्रू ही एसडीआरएफ और ये सारी बनाई जाती है। तो इसमें एनडीएम होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसी के साथ डिजास्टर एंड इम्पैक्ट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, तो आपको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण कौन कौन से डिजास्टर आते हैं। इफेक्ट एफर्ट्स ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के कितने एफर्ट्स इसमें लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। तो एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको देखना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्बन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इट्स इंडस्ट्रीज इन इंडिकेटर्स इन उत्तराखंड, नेचर एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन उत्तराखंड, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखना है। इसी के साथ उत्तराखंड में आपको क्या देखना है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स क्या है, रोल ऑफ रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आपको स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम दो तीन तरीके की होती है। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है, यहाँ पे रेशो 50-50 या अलग मतलब 60-30, 60-40, 70-30 ऐसे भी रह सकता है। तो ये रेशो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो क्या है। एजुकेशन, एजुकेशन का रोल क्या है, रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, भाई ये तो बेसिक है। सोशल चेंज इससे क्या हो सकता है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन उत्तराखंड कैसा है, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, एंड इशू इंक्लूडिंग यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन, education for women and other social and economically deprived section of minorities, उसका क्या लेना देना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है उत्तराखंड एक हिली स्टेट है। तो इस हिली स्टेट में प्रॉब्लम क्या रहती है कि भाई स्कूलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेशन है ही नहीं अच्छे से। इसीलिए तो हमारे एक दो शहर भरमार रहे जनसंख्या से, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी, क्योंकि पहाड़ों पे कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला है, तो वहां पे फिर अब पेरेंट्स नहीं रुक रहे हैं, माइग्रेशन भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन अभियान इन उत्तराखंड, स्टेटस ऑफ हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इन उत्तराखंड, रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सेंटर स्टेट अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें हमको देखनी है। हेल्थ एज अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, तो हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, नेशनल और फिर ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसका क्या लेना देना है उत्तराखंड में। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, ये सारे जो टॉपिक है ये हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इस तरीके से हमारा जो जीएस पेपर 6 है वो भी खत्म होता है, और ये पेपर
8 था। तो हमारा जो टोटल मेंस का जो सिलेबस है, आई होप मैंने एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझाया है, वर्ड बाय वर्ड में गया हूँ। आपने अगर नहीं देखा है अपने तरफ से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आपने देखा है तो एक बार अगर इसको देखोगे तो जो टॉपिक मिस हो रहे थे वो रिविजिट हो जाएंगे और रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो आपके प्रिपरेशन में है वो योगदान बहुत ज़्यादा है। तो विदाउट सिलेबस यू आर गोइंग एनीवेयर विदाउट एनी डायरेक्शन, तो आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं होगा। तो सिलेबस आपका डायरेक्शन तय करता है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। इसी के साथ इसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है इस एग्जामिनेशन की वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। तो वो होता है हमारा इंटरव्यू। तो पर्सनल पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में हमको क्या देखना है, 150 का 150 नंबर का ये पर्सनैलिटी टेस्ट पूछा जाता है। और ये जो है, द टेस्ट विल बी रेटेड टू द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट कीपिंग इन द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू एंड फॉर जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस कैरेक्टर एक्सप्रेशन पावर पर्सनैलिटी इन एंड जनरल सुइटेबिलिटी फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। देखो, जो आपकी नॉलेज उन्होंने चेक करनी थी वो ऊपर 1500 नंबर में उन्होंने कर ली है। मेंस में आपकी उन्होंने अच्छे खासी जो चेकिंग है वो कर ली है। तो जो फाइनल आपका इंटरव्यू बचता है वो अब देखना चाहते हैं कि ये बंदा सामने से दिखता कैसे है, सोचता कैसे है। हम जब इसको किसी सिचुएशन में डालते हैं तो वो लोगों के सामने रिएक्ट कैसे करता है। तो यहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट ये चेक कराता है। फिर अगर इसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो 1650 नंबर में से आपका जो नाम है वो एक होगा। तो इस तरीके से सिलेबस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे प्रिपरेशन में। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। और अगर कोई शिकायत है फिर भी, तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर ये कमी है, तो आप इसको रिजॉल्व करें। मैं उस पे ज़रूर फोकस करूंगा। और अगर ठीक है सब कुछ, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि अब आप इस सीरीज से कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं पीवाईक्यूज लगाने वाला हूं। और ऐसे पीवाईक्यूज लगाऊंगा जिसको देख कर के आप बोलोगे कि यस, इससे बाहर तो क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। और उन पीवाईक्यूज के साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा, उनकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दूंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चंस। उन्हीं को डिटेल एक्सप्लेनेशन से मैं टॉपिक पूरा कवर करा दूंगा आपका। अगर फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन आएगा तो फंडामेंटल राइट से जितने भी लिंकेज होंगे वो हम वहीं पे एज विद इन क्वेश्चन जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपसे अब विदा लेते हैं। आई होप सिलेबस जो हमने पहले प्री का करा, अब मेंस का जो डिस्कस करा है, ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि भाई 20% मत भूलना, 20% आपकी प्रिपरेशन लगा लो। 1650 में 1650 तो छोड़ो, अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1500 का है ये। इसमें अगर 20% का रोल देखोगे तो आप कितने नंबर गवा रहे हो अपने, 150। एक पेपर आप छोड़ ही रहे हो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है। ठीक, तो 150 नंबर वहाँ मेरिट 1-2 नंबर से छूट जाती है, तो 150 नंबर तो हम रेस में ही नहीं होंगे। इसलिए सिलेबस इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको सिलेबस गो थ्रू करना ही होगा, देयर इज नो चॉइस। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहाँ पे हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।